हॉट स्टॉक्स में ना सबसे पहले एक हमारे दर्शक हैं अविनाश तमाने जी। उनका सवाल मैं ले रहा हूँ। वो सर इनके पास हेरिटेज फूड्स है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बाय कर सकती हूँ क्या मैं? कर सकते हैं ये। अविनाश जी हैं तो कर सकते हैं लिखना चाहिए। खैर, ये कह रहे हैं सर कि हेरिटेज फूड्स में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। इन्होंने अपने लेवल पे कुछ ड्यू डिलिजेंस, कुछ रिसर्च करी है, आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं। सर हेरिटेज फूड में ये आपका जब तीसरे टर्म की सरकार बनी थी और चंद्रबाबू नायडू पावर में आए थे, 300 रुपए से नॉन स्टॉप बढ़ते हुए 720 गया था। वीकली पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल बनी थी। 720 से करेक्ट होते होते 359 वापस ब्रेकआउट पॉइंट पे आया था और अब प्रोबेबली हायर लो बना रहा है। स्ट्रेंथ कब प्रूव होगी? स्ट्रेंथ तब प्रूव होगी जब 505 के ऊपर एटलीस्ट वीकली और आइडियली मंथली क्लोज आए। तो अभी मेरी वॉच लिस्ट में जरूर रहेगा, बट मैं 505 के ऊपर स्ट्रेंथ प्रूव होने का वेट करूंगा, उसके बाद जाके मैं लूंगा। अब इस पे एक सवाल आता है कि 505 महंगा है, 460 सस्ता है, तो अभी क्यों ले लें? तो उसका जवाब ये होता है कि वेंटिलेटर पे पड़े मरीज पे पैसा नहीं लगाया जाता है। जब वो वेंटिलेटर निकल जाता है, फिजियोथेरेपी हो के और परफेक्ट कंडीशन में आ जाता है दौड़ने की, तब लेते हैं। तो तब तक थोड़ा समय लगता है, थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, तो महंगा मिलेगा बट महंगा बिकेगा सस्ता लेने में। और ऐसा ना हो कि यहाँ से पलटना स्टार्ट करे तो 350 तक और सस्ता हो जाए। तो बेटर है ब्रेकआउट 505 के बाद अगर लेंगे तो आपको फटाफट मोमेंटम भी मिल जाएगा। वेंटिलेटर पे मत कहा करिए सर, ऐसे कहा करिए कि जनरल वार्ड में है, कहीं आईसीयू में चला जाए या बाद में वेंटिलेटर पे चला जाए। पहले ही वेंटिलेटर पे बोल देते तो डर सा लग जाता है सर, घबराहट सी हो जाती है थोड़ी, मेरा सर पर्सनल मिड मानना कैप है स्मॉल कैप, ऐसा। मिड कैप स्मॉल कैप वेंटिलेटर और ट्रेंडमिल दो ही जगह मिलते हैं, या तो वेंटिलेटर पे या ट्रेंडमिल पे। तीसरी जगह मिड कैप स्मॉल कैप या माइक्रो कैप नहीं मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एक सर, रणवीर जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि क्या मैं आईसीआईसी बैंक को इन लेवल्स पर एवरेज करूं या फिर थोड़ा वेट कर लूं? एवरेज से इनका मतलब ये सर प्राइस की उन्होंने नहीं बताया। मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद इन्होंने ऊपर के भाव पे लिया और थोड़ा नीचे आ गया। अमूमन एवरेज की सवाल तभी आते हैं। नहीं नहीं, एवरेज वर्ड को लेके आप डिफेंसिव हो गए। लार्ज कैप में तो एवरेज किया ही जाता है, तो आई एम ऑलवेज इन फेवर की लार्ज कैप में आप डिप्स पे ऐड करते जाएं रिवर्सल का वेट किए बिना। रिवर्सल जिस दिन बनेगा उस दिन आप बिल्कुल बॉटम पे खरीद चुके रहेंगे। तो इट इज ऑलवेज गुड टू एवरेज लार्ज कैप, बट आईसीआईसीआई में अभी जगह है नीचे की। थोड़ा सा और नीचे आ जाने दीजिए 1317, वहां से फिर आइडियल प्राइजेस हो जाएंगी एवरेज करने की। बट एनी डे आई वुड सजेस्ट कि एवरेज करने की जगह, मतलब सेम स्टॉक में एवरेज करने की जगह रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स में एवरेज कीजिए। आप इंडसइंड बैंक ले लीजिए, आप एक्सिस बैंक ले लीजिए, जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो जब तक आईसीआईसीआई बैंक वापस आपकी कॉस्ट प्राइस तक आएगा या एवरेज प्राइस तक आएगा, तब तक शायद एक्सिस हम्म। बैंक और इंडसइंड बैंक आपको ज्यादा रिटर्न दे चुके रहेंगे। उसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपने 1500 में आईसीआईसीआई लिया, आप 1300 में आईसीआईसीआई लेने की सोच रहे हैं, मिला के 1400 की एवरेज आएगी, आप 1400 पे ब्रेक इवन आएंगे। उसकी जगह मैं क्या करता हूं कि अगर 1500 का ले लिया है, तो 1300 रुपए में आईसीआईसीआई बैंक लेने की जगह मैं 1300 रुपए में, अगर 1200 रुपए में ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्सिस बैंक में है या 900 रुपए पे ज्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडसइंड बैंक में, मैं वो ले लूंगा। उसका जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट मैं अपनी आईसीआईसीआई की उससे सेट ऑफ कर दूंगा, अगर मेरे को एवरेज डाउन करना है। नहीं तो मैं आईसीआईसीआई को ऐसे ही पड़े रहने दूंगा जब तक उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं आती। फिर मैं आईसीआईसीआई लेना पसंद करूंगा, वो फिर मेरे को 1400 मिले, 1450 में मिले, या रिलेटिव स्ट्रेंथ आते आते मेरे प्राइस ही पे आ जाए। तो ऑलवेज प्ले रिलेटिव स्ट्रेंथ। एवरेज डाउन भी करना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर में कीजिए, ताकि वो जल्दी और ज्यादा चल के आपके यहाँ के लॉस को सेट ऑफ कर दे। तो सेम स्टॉक से एवरेज करना नॉट वेरी गुड आइडिया, अनलेस लार्ज कैप हो और आपके पास दूसरा कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर ना हो। फेयर इनफ। तो आईसीआईसीआई बैंक में एवरेज करने के बजाय आप इन्वेस्टमेंट बैंक एक्सिस बैंक खरीदिए। इस साल हो सकता है कि ये दोनों बैंक्स आपको ज्यादा बेटर रिटर्न दे। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ आप आने दीजिए। अच्छा, आप सर अब जब कह रहे हैं ना कि मैं डिफेंसिव हो रहा हूँ, डिफेंसिव होना बनता है। मैं तो कपड़े पहन के मूड में आया हूँ, आप तो मतलब बिल्कुल वाट लगाने के मूड में। सर शुरुआत आपने मेरे से कर दी, मेरा नया साल तो चढ़ा दिया आपने, दर्शकों को तो बचा लो कम से कम आपसे। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं। देखिए जैसे कल भी मैं एक शो कर रहा था शाम को। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, मतलब लोगों को लगता है कि रूडनेस है या समथिंग, बट आप नहीं। मेरे जूते में पाँव डाल के देखिए। आप मीडिया पे बैठे हैं, ठीक है, आपको उसको प्रमोट करना है और प्रमोट करना भी जरूरी है, नहीं तो और लोगों तक ये चैनल पहुंचेगा कैसे? और वो अच्छी चीज देख कैसे पाएंगे और समझ कैसे पाएंगे? तो प्रमोशन बहुत जरूरी है।
आप प्रमोशन के लिए आप बोलेंगे कि 2026 के 26 स्टॉक बता दो। भाई, एनालिस्ट और ट्रेडर में बहुत अंतर होता है। एनालिस्ट के लिए ईगो और सक्सेस रेशियो बहुत मायने रखता है। जब तक मैं एनालिस्ट था, मेरे लिए 85% 80% सही होना, जब क्वार्टर एंड में मैं एक्सेल बना के मैनेजमेंट को देता था, 80-85% सक्सेस रेट मेरे लिए बहुत मायने रखता था। फिर एक फेज आया जहां मैं वापस से आईआरबी के लॉस से उभरा, मतलब फाइनेंशियल लॉस से नहीं, मेंटल कैपिटल जो मेरी ड्रेन हो गई थी, जब वो वापस आई तो मैं वापस ट्रेडिंग में उतरा। तो अब मेरे लिए ईगो और सक्सेस रेशियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए पैटर्न, रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग मायने रखती है। तो अब आप बोलो 2026 के 26 स्टॉक बता दो, अभी कोई है ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या बता दूं आपको? तो अपना शो प्रमोट करने के लिए, रील बनाने सबके लिए चाहिए, लेकिन मेरे पास है ही नहीं। मैं ट्रेडर हूँ। ये मार्केट का वो फेज है जहाँ वॉल्यूम नहीं है, जहाँ डल फेज चलता है, एरेटिक मूवमेंट आती है। मैं मार्केट से दूर रहना पसंद करता हूँ। सामने कमोडिटी में अच्छी मूव्स आ रही हैं, मैं कमोडिटी ट्रेड करने बैठ गया हूँ। दूसरा तो एक सेबी के नियम की वजह से ज्यादा बैठ गया हूँ। बट ऑफ लेट चूंकि इतने शेयर्स पे बात हो जाती है कि वो कंप्लाइंस ही मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है, तो मैं खाली अदानी ग्रीन, रिलायंस, टाटा टेक और टाटा स्टील, इन चार में सीमित हूँ, और बाकी कमोडिटीज में निकल गया। तो एनालिस्ट और ट्रेडर का जो द्वंद है ना, उसमें आप उलझ जाते हैं। उसका आपसे या नहीं नहीं। दर्शक से कोई लेना देना नहीं है। वो द्वंद मेरा ही है कि मैं पहले एनालिस्ट था, अब मैं ट्रेडर हूं। पहले मेरे को सक्सेस रेट मायने रखता था, अब मेरे को रिस्क रिवॉर्ड और क्वांटिटी कैलकुलेटर मायने रखता है। तो उस द्वंद में बहुत सारे आपके जवाब में नहीं दे पाता कि आज कौन सा ले लें, हफ्ते भर के लिए कौन सा ले लें। भाई, ऐसी चीज नहीं चलती, नहीं है मेरे पास। एनालिस्ट के पास, जब मैं एनालिस्ट था मेरे पास बहुत होती नहीं, अब मैं ट्रेडर हूं, मेरे पास नहीं होती है, क्योंकि मैं रिफाइन करके बहुत क्वालिटी चीजों में आ जाता हूँ। नहीं नहीं सर, वो रूडनेस वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि कोई चीज ना रीआइट्रेट करना भी जरूरी होता है, दोबारा बताना, दोहराना भी जरूरी होता है कि मेरा ये व्यू है तो है। उस चीज को बताना, उसको दोहराना कि हाँ मैं अपने जो मेरे नियम कायदे कानून है, जो मैंने प्रोटोकॉल सेट किया है, मैं उस पर बरकरार हूँ। उसमें रूडनेस कहिए या फिर उस बात को दोहराना कहिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपका पैसा नहीं डूबना चाहिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन जो हम कहते हैं ना, पूंजी होगी तो पूंजी लगा के आप पूंजी बढ़ा पाएंगे या पूंजी कमा पाएंगे। तो उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट सर, ऐसी कोई बात नहीं है। गादी अमीदा जी कह रहे हैं विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपको भी सर, आपके पूरे परिवार को, हमारे महीना का जो एक्सटेंडेड परिवार है उनको नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं सर। जब एक्सटेंडेड परिवार कह रहा हूँ ना अंशु सर, कल क्या हुआ है, कल हमारा जो एक्सटेंडेड परिवार है ना, वो 2 मिलियन का हो गया। मनी नाइन ने कल सर 20 लाख का जो आंकड़ा है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है ना, वो आंकड़ा पार कर लिया। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितना स्नेह उन्होंने दिया है सर, प्यार दिया है, उसके लिए सर मैं हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आप इसी तरह से बने रहिए। आपको अगर हमारे शो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी, सगे संबंधियों को भी वीडियोस के बारे में बताइए, मनी नाइन के बारे में बताइए, और ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। जैसा आपको फायदा हुआ है 2025 में, 2026 में भी एक्सपेक्टेड है, और लोगों को भी होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर, इसमें आपका भी बड़ा योगदान है, आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। धन्यवाद सर, प्लेटफॉर्म आपका है जिसकी वजह से दर्शकों को और मुझे मौके मिल रहे हैं। तो ज्यादा बधाई तो प्लेटफॉर्म को मिलनी चाहिए। हम तो सर बीच में बस एक जरिया है, या यूं कहें कि हम एक कहते हैं ना कि बिचौलिया टाइप के मिलवाते हैं आप अपने दर्शकों को, और आप जैसे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ते हैं आपकी बात उन तक पहुंचाने के लिए। तो हमारा तो इतना सा काम है, और इसी सर बिचौलिया में, या फिर जो ये हमारा बीच का जो हमारा काम है, प्लेटफॉर्म है, उसने 2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। तो इसलिए हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को विशेष रूप से धन्यवाद मनी नाइन की पूरी टीम की तरफ से। चलिए सर, अगला सवाल ले रहा हूँ रिंकू सचदेव जी का। कह रहे हैं कि बिग फैन ऑफ यू एंड मनी नाइन, आई हैव जेएसडब्ल्यू एनर्जी एट 515। 1000 शेयर है सर इनके पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी के, 515 रुपए के रेट पर। 6 से 8 महीने का नजरिया है। कह रहे हैं कि मुझे एक स्टॉप लॉस दे दीजिए, टारगेट भी। आई कैन आई आई कैन आई बाय मोर फॉर एवरेज और वेट? तो सर ये और भी ले सकते हैं। 5 लाख रुपए है इनके पास सर और लगाने के लिए, वो भी पूछ रहे हैं कि कहाँ पे लगाऊं। देखिए, अगर 5 लाख आपके पास हैं तो आपको 446 के आसपास एवरेज करना चाहिए था, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी की रेंज ही है नीचे 450, 439, 450, और ऊपर में 535, 541। रेंज के बॉटम से चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 500 पे नहीं अटका, तो रेंज का टॉप 520, 535 की जोन आराम से मिल जाएगी। बड़ी अपसाइड इसमें तब बनेगी जब 540 के ऊपर निकलेगा। तो एक बार 535, 540 की जोन आती है, वहां पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। और नया 5 लाख रुपए जरूरी नहीं है कि आप जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ही लगाएं।
आप बेटर है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ले लीजिए। 950 रुपए की ऑड लेवल से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ बढ़िया चल रहा है। 1020 भी वापस से जो अटका था 10-12 दिन से, वो भी पार हो गया है। 1090 यहाँ से आराम से चला जाएगा, फिर 1231 भी निकल जाएगा। तो नया 5 लाख रुपए रिलेटिव स्ट्रेंथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में लगा लीजिए। इस स्टॉक को 530-535 की जोन में दोबारा सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। एक सर सुपर चैट के जरिए भी हमारे पास सवाल आया, इसी ग्रुप का स्टॉक है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ये संदीप कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मेरे पास 285 रुपए का रखा हुआ है, मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। लॉन्ग टर्म के तो अभी भी वही टारगेट है। लॉन्ग टर्म में ना कैपेक्स में कुछ बदला, ना मेरा व्यू बदला। मैं 700 रुपये मान के चल रहा हूँ। तो जहां तक आपको मिल जाए, जहां तक आप सब्र रख सकें, वहां पे उतर जाइएगा। ठीक है, ओके। ऋषिकेश कुमार जी कह रहे हैं, नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी शुभकामनाएं। कह रहे हैं करूर वायस्या बैंक में क्या करें, मेरे बाय किए हुए हैं 264 के, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए इसका। देखिए, करूर वैश्य में 250 का ब्रेकआउट था। अब स्टॉप लॉस भी 250 ही हो जाएगा। यानी अब घर से कुछ नहीं जाना चाहिए। और अगर ये पैटर्न चला तो 299, 320, 340 तीन टारगेट निकलेंगे। 299 के अराउंड सवाल पूछे, 250 के नीचे क्लोज करे तो फिर एग्जिट भी कीजिए। कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट मिल जाएगी। तो सर मैं थोड़ा ना आपको थोड़ा जल्दबाजी में लगूंगा, थोड़े सवाल मैं ले लूं दर्शकों के जितने हो सके, क्योंकि मुझे दो तीन चीजें आज से आपसे ना स्पेशल डिस्कस करनी है, क्योंकि नया साल शुरू हुआ है। 2025 कैसा रहा, 2026 के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, कुछ कुछ चीजें हैं बड़ी पिछले साल में हुई है, उनको थोड़ा गौर करना बहुत जरूरी है। सुशील जी का सवाल ले रहा हूँ, कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर टू मनीलाइन टीम, आपको भी सर ढेरों शुभकामनाएं। संदीप जी एंड अंशुल जी, पॉलीकैब इंडिया में एंट्री ले सकते हैं क्या? 7795 पर पूछ रहे हैं, या फिर इन्होंने ले रखी है? अच्छा, प्रीएम्प्टिव पूछ रहे हैं 7795 पर, कह रहे हैं कि सर क्या प्रीएम्प्टिव बाय कर सकते हैं, इसके टारगेट्स बताइएगा और टाइमलाइन भी बताइए सर। देखिए, अगर यहाँ पे बाई कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए, तो आपका स्टॉप लॉस अगर बहुत एग्रेसिव और टाइट स्टॉप लॉस लगाना है तो 7340 रुपए का बनेगा। 7340 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। और आइडियली स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 6930 का बनता है। तो एग्रेसिव लेना हो चाहे एक्चुअल स्टॉप लॉस लेना हो, यहाँ पे स्टॉक में बाइंग बनती है। थोड़ी सी एग्रेसिव होगी, बट बिना नो हम्म। रिस्क नो रिवॉर्ड। तो ये वो रिस्क है जो लेनी चाहिए। एक रिस्क होती है जो नहीं लेनी चाहिए, एक रिस्क होती है जो लेनी चाहिए। तो ये लेने जैसी रिस्क है। मैं अगर लेता तो मैं 7340 के स्टॉप लॉस से बाई करता। अगर आपको आइडियल स्टॉप लॉस 6932 से बाई करना है तो भी केवल क्वांटिटी में अंतर आएगा और रिस्क रिवॉर्ड में अंतर आएगा। तो लिया जा सकता है अगर ये पैटर्न वर्क करता है। कपनल पैटर्न है, पूरे साल लगा के बनाया है, 52 हफ्ते का। अगर ये वर्क करता है तो स्टॉक में बहुत आराम से 9000 रुपए तक की अपसाइड आपको आराम से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। मनमोहन जी कह रहे हैं कि सर गुड मॉर्निंग संदीप जी, अंशुल जी, हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी शुभकामनाएं सर। कह रहे हैं कि सर कैन यू सजेस्ट, आ गई सर वही वाली बात है कि सवाल वही आ गया, कह रहे हैं कि 2 से 3 स्टॉक्स बता दीजिए 2026 के लिए, जहां पर 12 से 15% का रिटर्न बन जाएगा। तो सर इसमें तो आ जाएंगे ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ये जितने भी आप अदानी ग्रीन जो बताते हैं, केपेक्स वाली लॉन्ग टर्म स्टोरीज हैं जो। अवंती फीड भी देखना चाहिए सर। अवंती फीड में 900 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आने की तैयारी में 880 890 निकला। तो अवंती फीड देख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इंडसइंड और एक्सिस बैंक बहुत अच्छे लग रहे हैं। इंडसइंड आज भी वापस से अपमूव दिखा रहा है। कल भी चला था 4-5%। कल कितना चला था? कल 2.3% चला था। आज भी लगभग आधा परसेंट ऊपर है। तो धीरे धीरे 892 का ब्रेकआउट भी ले लेगा और फिर 1080 भी पहुंच जाएगा। तो इंडसइंड, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, कुछ हद तक टाटा कॉम, इंडसइंड आईसीआईसीआई, सॉरी इंडसइंड, एक्सिस, अवंती, टाटा कॉम, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, एक अदानी ग्रीन। नहीं, precision, हाँ, ये 4-5 स्टॉक देख सकते हैं। तो मतलब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, अवंती फीड्स, अदानी एनर्जी, टाटा कम्युनिकेशन। अदानी ग्रीन आपने नहीं बोला, मुझे पता आपके पोर्टफोलियो में शायद इसलिए आप नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा कहते ही हैं ये स्टोरीज। कल तो आप आरआईएल के लिए कहते थे सर इस लिस्ट में, 2400 रुपये वो भी तो जोड़ना है। आप कह रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में है, भले ही आपने कहा है ये कि लॉन्ग टर्म का व्यू इंटैक्ट है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज पर कल 2% चला था सर, बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका कल की तेजी में बाजार की। एक बार रिलायंस भी दिखा दीजिए, वहां पर किस तरह का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो रिलायंस हमने देखा था कल मजबूत था, 2% के आसपास के गेन से, आज भी देखिए 1% के आसपास की तेजी, ये रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मनमोहन जी, जहां तक पूरे साल की बात है ना, तो 6-7 स्टॉक आपके पास आ गए हैं, बातचीत करते करते रोज आ जाते हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, अवंती फीड्स, अदानी एनर्जी, टाटा कॉम और अदानी ग्रीन आरआईएल, जो कि सर के पोर्टफोलियो में लगातार ये डिस्कस होते ही रहते हैं। तो इन स्टॉक्स को आप चाहें तो कंसिडर करके चल सकते हैं। रमेश चौहान जी कह रहे हैं हमारे प्राइम मेंबर है, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी सर, आपके पूरे परिवार को नया साल बहुत बढ़िया रहे, बहुत सुख वाला रहे, बहुत खुशियों वाला रहे, आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही मुनाफे वाला रहे। तो माइनिश के नाम से हमारे दर्शक हैं, इनके नाम के आगे सर येलो स्टार आ रहा है, ज्यादातर ब्लू स्टार्स आते हैं। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। इन्होंने अपना सवाल भी नहीं भेजा, या इनका सवाल मेरे सामने आ नहीं रहा। अच्छा, लिस्ट हो गई है अपडेट, एक दो सवाल और ले रहा हूँ सर, फिर उसके बाद ना मुझे दो चीजें स्पेशल डिस्कस करनी है आपसे। एक जीत सिंह टोंगर जी का सवाल है, कह रहे हैं कि विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू बोथ ऑफ यू। करंट प्राइस पर सेरा को 2 इयर्स के लिए एंट्री कर सकते हैं क्या? सेरा सैनिटरी वेयर की बात कर रहे हैं सर। सेरा नहीं, सेरा अच्छा नहीं है। सेरा फील्ड ब्रेकआउट और बाइंग क्लाइमेक्स दोनों 9676 पे हुआ है। 6540 पहला टारगेट था जो हो चुका। हम्म। 4899 दूसरा है, और जब भी तोड़ेगा 3440 आ जाएगा। अगर आपको ये सैनिटरी और टाइल्स स्पेस में रहना ही है तो एशियन ग्रेनिटो इंडिया में ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट है और सस्टेन भी हो रहा है। हम्म। बड़ी मुश्किल से 69 का लेवल निकाला है और अब उसके ऊपर बड़ी मजबूती से टिक रहा है। तो 90 रुपये 80 पैसा पहला टारगेट मिलना चाहिए। तो एनी डे इस स्पेस में मैं एशियन ग्रेनिटो 65 ऑड लेवल से बुलिश हूँ, और 90 रुपए तक बुलिश ही रहूंगा। 90 के पास भी आई वुड वॉच। अगर 90 के पास रिजेक्शन मिला तो मैं बुक करूंगा, नहीं मिला तो आई वुड कीप होल्डिंग इट। चलिए ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर तो हर कोई कह रहा है। स्वप्निल जी का सवाल है सर, आईडीबीआई बैंक इनके पास ना 95 के रेट पर है, और बेलराइज 152 रुपए पर लिया हुआ है, सही स्टॉक्स लिए हैं सर इन्होंने? आईडीबीआई ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 104.50 का ब्रेकआउट मिलता है। दिस दिस चार्ट इज वर्थ शेयरिंग। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं आपको दोनों तीनों चार्ट रन थ्रू करा देता हूँ। एक अवंती फीड, एक जीएमडीसी और एक आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक अगर आप देखेंगे, मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा सर। हाँ आगे सर। आईडीबीआई बैंक में पहले यहाँ पे देख लीजिए। नीचे वीकली चार्ट लगा हुआ है, इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। पहले यहाँ पे देख के समझ लीजिए। ये कप एंड हैंडल बना था। ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आया था इसका। उसके बाद से देखिए स्टॉक ने क्या किया है। तो इन इन करेक्शंस के लिए थोड़ा सा रेडी रहिएगा। अगर ये पूरी बड़ी अप मूव खानी है तो इन करेक्शंस के लिए रेडी रहिएगा। तो सेम चीज अभी जाके वापस से आईडीबीआई पे बनना स्टार्ट हुई है। और यहाँ एक चीज अच्छी है कि पिछली बार कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, इस बार वीसीपी बना है। इस बड़ी कैंडल के अंदर लगभग पूरा काम हो रहा था। अगर ध्यान से देखें तो इस बड़ी कैंडल के अंदर ही पूरा काम हो रहा था। उसके बाद से इस कैंडल के अंदर पूरा काम हो रहा है। यहाँ भी लो स्वीप करके फिर हाई का ब्रेकआउट आया था। यहाँ भी लो स्वीप हो चुका है। हाई का अगर ब्रेकआउट आता है 105 106, आइडियली 108 आता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो 105 64 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है आईडीबीआई में, तो फिर बहुत बेहतरीन अपमूव बननी चाहिए 140 रुपए तक। तो आईडीबीआई कैन बी वन ऑफ दो स्टॉक्स जो आपकी लिस्ट में होना चाहिए। दूसरा अवंती फीड देख लीजिए। ये कल भी मैंने दिखाया था शायद, और पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ। लगभग खींचतान के 442 हफ्ते हो चुके हैं अवंती फीड में। अगर इस जोन से ब्रेकआउट देता है 890, तो सीधा 11,500 1200 रुपए तक का टारगेट आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। तीसरा 950 रुपए से बताते आ रहा हूँ। अगेन जैसे हमने आईडीबीआई में देखा, इस टाइप के करेक्शंस के लिए, ये साइडवेज करेक्शंस के लिए या इस तरीके के डीपर पुलबैक्स के लिए आप रेडी नहीं है तो ये अपमूव आप नहीं खा पाएंगे।
ये पूरा 27 हफ्ते का ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद भी 3, 6, 2, 8वां हफ्ता है जहां कंसोलिडेशन में 1020 की इमीडिएट हमने बात की थी, वो निकला। अब बड़ा रेजिस्टेंस 1050 आ चुका है। जिस दिन 1050 निकला, ये सीधा कहीं भी 1348 और 1090 और 1348 दो टारगेट बनते हैं। तो इसीलिए मेरे को अदानी ग्रुप या अदानी एनर्जी सॉल्यूशन इतना पसंद है। अब एक बार ठीक है, मैं पोर्टफोलियो में है, मैं बाई सेल नहीं दूंगा, बट एक बार दिखा देता हूँ। ये लो स्वीप की हमने बात की थी, यहाँ पे 1000 के नीचे जब आया तो लोग घबराने लगे थे। यही स्वीप चाहिए था। अभी भी हमने देखा कि यही स्वीप हुआ था आईडीबीआई या वगैरह पे, उसके बाद चला था। तो ये लो स्वीप हुआ, यही लो पे हायर लो बना। तो अब बहुत आराम से 1160 रुपये खुलता है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पास डिलीवरी पड़ी हुई है और 1100 का पुट मेरा शॉर्ट किया हुआ है, जो अभी भी प्रॉफिट में ही है, कोई लॉस में नहीं आया है। तो जैसे भी होगा मैं अपना पोजीशन एडजस्ट कर लूंगा। 1075, 1080 अगर निकलने लगा 50 वीक मूविंग एवरेज, तो फिर मैं अपनी पोजीशन एडजस्ट भी कर लूंगा। तो इन ऑल मेरे पास पोजीशन रखी हुई है। एक और स्टॉक कोई हमने डिस्कस किया था, करना था, हाँ, टाटा कॉम। टाटा कॉम में भी देखिए सिमिलर चीज डेवलप हो रही है। अगर यहाँ से ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है 1850 के ऊपर, तो पहला टारगेट आपका खुलेगा स्ट्रक्चर हाई 21, 2150, और ओवरऑल जाना इसको 2400 रुपये। तो आप चाहे पोल एंड फ्लैग देखिए, चाहे पूरा वीसीपी देखिए, स्टॉक अच्छी तरीके से बिल्ड हो रहा है और बेहतरीन तरीके से चल सकता है। ओके, कल ना सर एक रिकॉर्ड डेट है एमसीएक्स की। अब जब आप सारे स्टॉक्स डिस्कस कर ही रहे हैं, मैं भी पूछ लूं, फिर मैं अगले सेगमेंट की ओर बढ़ता हूँ। कल रिकॉर्ड डेट से पहले कुछ है सर एक्शनेबल पॉइंट कोई? एमसीएक्स में, एमसीएक्स में सर, एमसीएक्स में देखिए 8975 का ब्रेकआउट था, 10,500 का पहला टारगेट था। 10,500 के आसपास इसने क्या किया, 4 हफ्ते की टाइट रेंज बनाई और वहां से ब्रेकआउट लेके 11,000 पहुंचा है। तो फिलहाल पोटेंशियल है 11,500, 12,000 तक जाने का। बट अब प्रॉब्लम यह है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच करेगा। जिसके पास रखा है वो अब 10,800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अपडेट कर लें और होल्ड किए रहें। जिसके बाद नहीं है, लेना है 200 रुपए की रिस्क, तो ले सकते हैं। बाकी अब थोड़ा सा लेट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी घट चुकी है, अब केवल फॉलो थ्रू मूव है। तो आई वुड सजेस्ट जिसके पास है बस वही रखे।